हाय, गुड आफ्टरनून ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर तृप्ति बारोट। मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में MD किया हुआ है एंड आई एम वर्किंग एज ए SR हियर। सो टुडे इज माई फर्स्ट लेक्चर टू यू एंड सबका इंट्रोडक्शन तो नहीं लूँगी वरना 1 घंटा तो ऐसे ही चला जाएगा, नहीं फिर भी ज़्यादा ही हो जाएगा। सो चलो बताओ ब्लड क्या है, व्हाट इज ब्लड? कोई नहीं, आप उठ के भी आंसर कर सकते हो, गलत होगा तो कोई नहीं, भगा दूंगी मैं किसी को। हाँ बताओ, कोई सी को स्पेशलाइज्ड। हाँ। कैसे? नहीं, सही है, कनेक्टिव टिश्यू सही है। इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो क्या फंक्शन है ब्लड का? क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट्स एंड मेन टू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड करता है टू मैनी ऑर्गन्स एंड एक्सक्रीट करता है अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, तो व्हाट इज ब्लड बैंक? ब्लड बैंक में क्या होता है? बैठ जाओ। और ब्लड बैंक किसने देखा है यहाँ पे? ब्लड सेंटर किसने विजिट किया है यहाँ पे? ब्लड डोनेट किया होगा ना, यहाँ पे किया या फिर कहीं और? यही किया है ना, तो ब्लड सेंटर देखा है ना। क्या क्या होता है ब्लड बैंक में? ब्लड बैंक में क्या क्या होता है? अंदर घुसुर फुसुर करना बंद कर दो सबसे पहले तो। ब्लड बैंक में क्या क्या देखा है, क्या क्या होता है ब्लड बैंक में? सेकंड ईयर स्टूडेंट हो ना आप लोग? सेकंड ईयर बताओ, फर्स्ट ईयर में तो गए होंगे ब्लड बैंक। डोनेट किया वो लोग तो गए होंगे ना। किसने डोनेट किया वो बताओ? ब्लड बैंक में क्या क्या होता है? क्या किया था जब ब्लड डोनेट करने गए? तो किसी को नहीं पता? ओके, तो बैंक तो पता होगा, बैंक में क्या होता है? कोई भी बैंक, मनी स्टोरेज होता है ना। आप मनी रखते हो वहाँ, उसका इंटरेस्ट रेट मिलता है ना, स्टोरेज, वन टाइप ऑफ स्टोरेज। तो ब्लड बैंक सेम, ब्लड आप स्टोरेज करते हो लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, लेकिन आप ह्यूमिनिटी प्रूव करते हो। ब्लड एक मैन्युफैक्चरिंग है लेकिन वो किसी से बनता नहीं है, फैक्ट्री में नहीं बनता है। एक ही इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है, उसमें ना हिंदू चलता है, ना मुस्लिम चलता है, ना अदर कोई कास्ट चलती है। कभी पूछते हो ब्लड डोनेट करते टाइम या ब्लड लेते टाइम कोई पूछता है हिंदू का है मुस्लिम का है? तो वहाँ पे ह्यूमिनिटी चलती है, आपको पता चलता है कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन की हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो वो ब्लड बैंक है। तो ब्लड बैंक में कोई भी बंदा डोनेट करता है, उसका हम ब्लड लेते हैं, ब्लड कलेक्शन होता है, फिर उसका कंपोनेंट सेपरेशन होता है। तो मेनली 4 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स पता है किसी को? ब्लड के कितने कंपोनेंट्स बनते हैं? आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स। और कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। ओके, और डेंगू में मोस्टली क्या जरूरत पड़ती है? प्लेटलेट्स, है ना। तो वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ द प्लेटलेट्स। तो बॉडी में कितना % प्लाज्मा होता है, कितना % रेड ब्लड सेल्स होता है? 55% प्लाज्मा होता है और 45% सेल्स होते हैं, जिसमें ऑल सेल्स इंक्लूडिंग होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, जो भी ग्रेन्युलर सेल्स होते हैं वो। ठीक है, तो वही सेल्स कंपोनेंट सेपरेशन होता है। पूरा वोल ब्लड लेते हैं, उसमें से कंपोनेंट सेपरेशन होता है, उसका प्रोसेसिंग होता है। कोई भी ब्लड किसी को चढ़ता है तो ऐसे ही नहीं चढ़ता, कुछ डिसीज होते हैं जो ब्लड से ट्रांसफ्यूज होते हैं। तो मेनली कौन कौन से डिजीज होते हैं जिसका टेस्टिंग होता है, किसी को पता है? HIV, हेपेटाइटिस B, सिफिलिस, मलेरिया, एक रह गया। 5 टेस्ट होते हैं। पांच टेस्ट मेनली होते हैं, हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस, HIV, सिफिलिस एंड मलेरिया। ये मैंडेटरी टेस्ट है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NBTC गाइडलाइन है, उसमें मैंडेटरी कर रखा है।
क्योंकि ये जो डिजीज है वो एक ब्लड चढ़ाने से दूसरे पेशेंट को अगर चढ़ाया जाए तो उसको ट्रांसमिट होता है और उसको चांसेस रहता है कि उसको इन्फेक्शन लगेगा ही लगेगा। तो बिफोर हम पेशेंट को इश्यू करते हैं तो हमें ये 5 टेस्ट मैंडेटरी करना ही करना है। उसकी अलग अलग टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, सबसे पहले ब्लड कलेक्शन, ब्लड सेपरेशन, टेस्टिंग, ब्लड क्रॉस मैचिंग, जो सीरोलॉजी लैब में होता है। लेट क्यों आए भैया आप? कहाँ पे टाइम लग गया? बताइए, ठीक है। तो क्रॉस मैच किस में होता है? सीरोलॉजी लैब में होता है, ठीक है। तो जो डोनर और पेशेंट का सैंपल आता है उसमें क्रॉस मैच होता है, जिसको सीरोलॉजी लैब में होता है। तो अपन आज ब्लड बैंक में क्या क्या होता है पता चल गया ना सबको। अब वहां से कंसंट्रेशन हटा दो, 5 मिनट जॉक हो गया। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं बताया मैंने ब्लड बैंक में? बताया कोई तो बताओ। ब्लड बैंक में क्या क्या होता है बताया ना मैंने। ब्लड कलेक्शन, ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन, टीटीआई टेस्टिंग, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शियस डिसीज टेस्टिंग एंड सीरोलॉजी जो हम क्रॉस मैच टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये 5 मेन हैं। अगर इससे भी एडवांस हैं जिसमें हम अदर प्रोसीजर भी करते हैं। अब ब्लड बैंक सिर्फ ब्लड बैंक नहीं है, उसमें एक डिपार्टमेंट पूरा बन गया है, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट, इम्यूनोहेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट, जिसमें सारी प्रोसीजर होती है। उसमें स्टेम सेल प्रोसीजर होती है, ग्रेनुलोसाइट प्रोसीजर, सारी प्रोसीजर होती है। लेकिन हम यहाँ पे ओनली क्रॉस मैच टेक्निक पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीरोलॉजी लैब में क्रॉस मैच टेक्निक होती है। तो वाई वी नीड टू डू क्रॉस मैच? क्या है इंपॉर्टेंस क्रॉस मैच का, क्यों करते हैं? कितने ब्लड ग्रुप किसको पता है? सबके ब्लड ग्रुप सबको पता है? वो बहन को कब से हंसी आ रही है? हैं? जॉक सुना रही हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले कितने ब्लड ग्रुप्स हैं इंडिया में? कितने, मतलब ऑल ओवर कितने सर्च आउट हो चुके? कितने ब्लड ग्रुप टाइप, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप हैं? मेन तो 8 ब्लड ग्रुप्स है। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ठीक है। ये मेन ब्लड ग्रुप है। लेकिन इन मतलब ऑल ओवर में कितने 36 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स है। ये ओनली एबीओ ब्लड ग्रुप की बात हो रही है, एबीओ सिस्टम एंड आरएस सिस्टम, अदर सिस्टम भी है, ठीक है। तो अपन जो क्रॉस मैच एबीओ ब्लड ग्रुपिंग करते हैं जिसमें अपन ओनली एबीओ ब्लड ग्रुप सर्च करते हैं, लेकिन अदर सिस्टम है जो आरएस सिस्टम एबीओ से अलग है, उसको भी हमें डिटेक्ट करना हो, इसलिए हम क्रॉस मैच करते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस मैचिंग इंक्लूडिंग रूटीन ब्लड ग्रुपिंग इन्वॉल्व्स ओनली एबीओ एंड आरएस सिस्टम, but other clinical significant antibody not matched by ABO blood group system, so we need cross matching, जिसमें हम other blood groups like RH, KL, KIT, Duffy, P, MNS blood group हम डिटेक्ट करते हैं। एंटीबॉडीज टू माइनर एंटीजेंस आर ऑफ रेयर अकरेंस, मतलब वो रेयरली होता है, बट इट कॉजेज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जब भी किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ता है तो इट कॉजेज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। कभी किसी को रॉन्ग ब्लड चढ़ जाए, कभी कभी किसी को इनकम्पेटिबल ब्लड, रॉन्ग ब्लड मतलब इनकम्पेटिबल, क्रॉस मैच कंपेटिबल नहीं आया, वो ब्लड जाए तो पेशेंट को सीवियर रिएक्शन भी आता है, एलर्जिक हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आता है, पेशेंट मर भी सकता है, डेथ भी हो सकती है, ऐसे भी रिपोर्टेड केसेस हैं। तो क्रॉस मैच इज नेसेसरी फॉर पेशेंट सेफ्टी। क्रॉस मैचिंग बिटवीन पेशेंट सीरम एंड डोनर रेड सेल्स, इसमें भी 2 टाइप्स के क्रॉस मैच होते हैं, मेजर क्रॉस मैच एंड माइनर क्रॉस मैच। तो सबसे पहले स्टेप्स इन क्रॉस मैचिंग टेस्टिंग, तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं? तो सबसे पहले सैंपल आता है पेशेंट का, तो हमें पेशेंट के सैंपल एंड एक रिक्विजिशन फॉर्म आता है। तो सबसे पहले पेशेंट के सैंपल में हमें देखना होता है पेशेंट का फुल नेम होना चाहिए, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। फुल नेम क्यों होना चाहिए? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है एक ही वार्ड में 2 पेशेंट सेम एडमिट हो, तो फिर हमें फुल नेम हो तो सरनेम अलग हो सकता है, अगर सब सेम है तो हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा, तो वो मैंडेटरी है। देन नेम ऑफ रिक्विजिशन फिजिशियन, किसने वो सैंपल भेजा है उसका नाम और साइन होना चाहिए सैंपल पे भी।
डेट एंड टाइम ऑफ सैंपल कलेक्शन, हमें वो भी पता होना चाहिए कब मान लो कि सुबह 9 बजे कलेक्ट किया और दोपहर को 2 बजे आया तो सैंपल हीमोलाइज हो जाता है, गर्मी बहुत है, चाहे गर्मी हो या ना हो, सैंपल का टेम्परेचर रहता है 2 to 8 डिग्री पे, हमें उसको रखना होता है। तो डेट एंड टाइम ऑफ सैंपल कलेक्शन इज नेसेसरी। देन इनिशियल्स ऑफ फ्लेबोटोमिस्ट, मतलब किसने सैंपल कलेक्ट किया है। इन्फॉर्मेशन क्लियरली रिटर्न ऑन रिक्विजिशन फॉर्म एंड सैंपल, दोनों में क्लियर होनी चाहिए। पेशेंट का नाम इसमें बाबूलाल लिखा है तो सैंपल पे भी बाबूलाल ही होना चाहिए, जो सेम मतलब सेम नाम सेम क्लिप और इन्फॉर्मेशन, क्या हमें चाहिए, आरबीसी चाहिए, एफएफपी चाहिए, क्रायो चाहिए, प्लेटलेट चाहिए। देन एबीओ आरएच रेसिपिएंट ऑफ डोनर एंड ब्लड, हमें सबसे पहले मान लो कि सबसे पहले वो रिक्वेस्ट आती है तो हम पहले क्रॉस सैंपल को ब्लड ग्रुप करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है। देन हम उसका एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करते हैं। अगर एंटीबॉडी स्क्रीनिंग किस लिए करते हैं कि हमने जैसे बोला कि ब्लड ग्रुप से ओनली एबीओ ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी पता चलती है कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो उसमें एंटी ए होगी, बी ब्लड ग्रुप होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा तो उसमें एंटी बी होगी, ओ ब्लड ग्रुप होगा तो उसमें एंटी ए एंड एंटी बी होगी, बराबर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एंटीजन प्रेजेंट होता है ब्लड ग्रुप में। तो हमें अदर क्लिनिकल सिग्निफिकेंट एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए हम ऑल पेशेंट का एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करते हैं कि अदर एंटीबॉडी जैसे अदर आरएच, कैल, किट, डफी, जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज होती है। क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मीन्स अगर वो एंटीबॉडी पॉजिटिव हुई और पेशेंट एंटीजन पॉजिटिव होगा तो वो एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी कर सकता है, एल्यूमिनाइजेशन भी डेवलप हो सकता है। अगर मान लो कि कोई आरएच इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस पता है किसी को, क्या है वो, मतलब आरएच नेगेटिव मदर होता है और फिटस क्या होता है आरएच पॉजिटिव, तो एंटी डी डेवलप होता है, ठीक है। तो वो भी एक अदर एंटीबॉडी वो एक्सपोजर से डेवलप होता है, तो वो बच्चे से भी एक्सपोजर हो सकता है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी, प्रीवियस प्रेगनेंसी ना हो तो प्रीवियस ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री है तो भी एंटी डी डेवलप होती है, ठीक है। तो जैसे आरएस सिस्टम में एंटी डी डेवलप होती है ऐसे अदर जैसे एंटीजन होता है, कैल एंटीजन, कैपिटल के, स्मॉल के, डफी, किड, ये अदर ब्लड सिस्टम के भी एंटीबॉडी रेड सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी एंटीबॉडी डेवलप हमें डिटेक्ट करनी होती है। तो उसमें हम करते हैं अदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं। देन अनदर स्टेप्स आता है कि सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ ब्लड। सबसे पहले हमने ब्लड ग्रुपिंग कर दिया, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग कर दिया, फिर हमें डोनर का ब्लड यूनिट सिलेक्ट करना है। अब मान लो कि कोई पेशेंट का हमने सैंपल आया, उसका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, इरेगुलर एंटीबॉडी है नेगेटिव, तो हम बी पॉजिटिव ब्लड ही लेंगे क्योंकि मोस्टली हम सेम ब्लड ग्रुप ही देते हैं, है ना। अगर हमारे पास अवेलेबल है अक्रॉस द ग्रुप दे सकते हैं, लेकिन वो हमें चेक करना है कि नेगेटिव है तो नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव दे सकते हैं लेकिन नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं दे सकते, ठीक है। तो वो हम सबसे पहले आरएच कंपेटिबल ब्लड सर्च करेंगे, देन एक्सपायरेशन डेट देखेंगे, सबकी एक्सपायरी अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट सेपरेशन, रेड ब्लड सेल्स की भी अलग होगी, एफएफपी, प्लेटलेट, सबकी एक्सपायरी अलग अलग होती है। देन कंपोनेंट एज पर नीड ऑफ पेशेंट, क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, मान लो कभी किसी को 2-3 कंपोनेंट भी चाहिए, एक कंपोनेंट भी चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड, तो कौन से मान लो कि पीआरबी से एफएफपी, पीसी, क्रायो, ठीक है। फिर हम परफॉर्मेंस ऑफ सीरोलॉजिकल क्रॉस मैच करेंगे, सबसे पहले वो प्रोसेस का, फिर वी नेक्स्ट टू अवर मूव पॉइंट दैट इज क्रॉस मैच करेंगे। एंड लेबलिंग ऑफ कंपोनेंट विद पेशेंट आइडेंटिफिक डिटेल, अगर हमारा क्रॉस मैच कंपेटिबल आ गया फिर हम उसको लेबल कर देंगे क्रॉस मैच कंपेटिबल है। एंड देन अगर पेशेंट को इश्यू, पहले तो क्रॉस मैच आता है फिर इश्यू के लिए डिमांड आती है, अगर वो डिमांड आती है तो हम इश्यू लेबल करके उसको इश्यू करेंगे। तो सबसे पहले क्रॉस मैच टेस्टिंग प्रोसीजर में हमने सब डोनर का एबीओ ब्लड ग्रुप हमें पहले से पता है, आरएच ग्रुप भी पता है, टीटीआई टेस्टिंग जो मैंने बोला है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं टीटीआई के लिए, कौन से बोले मैंने टेस्ट, ओके। तो 5 टेस्ट करने हैं, डोनर में करना है ना, पेशेंट में नहीं। डोनर जितने भी यूनिट हम कलेक्ट करते हैं सारे डोनर का टेस्टिंग करना ही करना है, सबका ब्लड ग्रुप एंड टीटीआई टेस्टिंग। देन रेसिपिएंट में हमने कर दिया है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, आरएच टेस्टिंग जरूरी नहीं है, ईआईटी टेस्टिंग, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग हमने कर दिया। क्रॉस मैच में हम 2 टाइप के क्रॉस मैच आते हैं, मेजर क्रॉस मैच एंड माइनर क्रॉस मैच। तो वो मेजर क्रॉस मैच, तो क्रॉस मैच में, मेजर क्रॉस मैच में क्या होता है, तो मेजर क्रॉस मैच में डोनर के सेल होते हैं एंड पेशेंट का सीरम यूज करते हैं, और माइनर क्रॉस मैच में क्या होता है, डोनर का सीरम एंड पेशेंट का सेल यूज होता है। तो उसको मेजर सेल्स क्यों, मेजर क्रॉस मैच क्यों बोलते हैं और माइनर क्रॉस मैच क्यों बोलते हैं? तुम्हारा थोड़ा पॉइंट थोड़ा नजदीक में है, लेकिन इसमें हाँ मतलब सही है, लेकिन मेजर क्रॉस मैच में क्या होता है कि हम डोनर का सेल यूज करते हैं और पेशेंट का सीरम यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं,
एंटीबॉडी डिटेक्शन, जिसमें एंटीबॉडी मेजर रहता है। अब मान लो कि 200-250 ml का आरबीसी इश्यू होता है, तो उसमें कितने हैं उसका वो पेशेंट में चढ़ेगा, तो उसमें डाइल्यूट नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसमें जितने भी एंटीजन होंगे वो अटैक करेंगे, सारे हिमोलिसिस कर देगा पेशेंट को। हिमोलिसिस तो पता है ना, हिमोलिसिस क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी, ठीक है। वो जितने भी जाएंगे, मान लो कि बी पॉजिटिव है और हमने ए पॉजिटिव को चढ़ा दिया, तो ए पॉजिटिव में क्या होगा? एंटी बी होगा, और बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव में बी एंटीजन होगा, तो बी एंटीजन एंड एंटी बी दोनों एग्लूटिनेशन करेंगे, हिमोलिसिस कर देंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी, पूरा हिमोलिसिस हो जाएगा, पेशेंट को सिवियर हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आएगा, ठीक है। फीवर, चिल, राइगर, हाइपोटेंशन, बीपी, शॉक में भी जा सकता है पेशेंट, है ना। ए बी को बी में चढ़ गया तो 15-20 ml तक तो पेशेंट ऊपर भी पहुंच जाता है ना। तो वो मेजर मिस्टेक है, तो इसीलिए हम इरेगुलर एंटीबॉडीज भी इसलिए चेक करते हैं, तो वो मेजर है, मेजर इश्यू है ना, पेशेंट को सीवियर रिएक्शन आता है, तो मेजर क्रॉस मैच इसलिए बोलते हैं उसको, क्योंकि वो बहुत ही सीवियर इफेक्ट करेगा, रॉन्ग ब्लड जाएगा। तो माइनर में क्या है कि डोनर का सीरम यूज करते हैं और पेशेंट का सेल यूज करते हैं। तो डोनर का सीरम माइनर क्रॉस मैच हम मोस्टली एफएफपी क्रायोप्लेटलेट में, मैंडेटरी नहीं है लेकिन करते हैं कभी कभी, तो उसमें क्या होगा? डोनर का सीरम, और पेशेंट में तो सीरम कितना होता है? 55% होता है बॉडी में 55% ऑफ प्लाज्मा सीरम होता है, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, 200-250 ml डाइल्यूट हो जाता है, इतना इफेक्ट नहीं आता, इसलिए उसको माइनर क्रॉस मैच बोलते हैं जब डोनर का सीरम यूज होता है। और डोनर का सेल यूज होगा, देन इट्स कॉल्ड मेजर क्रॉस मैच इन पेशेंट का सीरम। हमें ऑटो कंट्रोल भी करना है। ऑटो कंट्रोल क्या होता है? ऑटो मीन्स खुद का ही, ठीक है। तो उसमें खुद का ही हम आरबीसी लेंगे और खुद का ही सीरम लेंगे, पेशेंट का ही सेल एंड पेशेंट का ही सीरम, और उसको रखेंगे। जैसे क्रॉस मैच रखते हैं ना, ऐसे ही हम क्रॉस मैच पेशेंट का है और पेशेंट का सेल, पेशेंट का सीरम रखेंगे, जैसे मेजर क्रॉस मैच रखते हैं ऐसे। अगर उसमें नेगेटिव आता है तो ऑटो नेगेटिव है, मतलब पेशेंट की खुद के ऑटो एंटीबॉडी नहीं है। एक तो ऑटो एंटीबॉडी होता है, एलो एंटीबॉडी होता है, अदर एंटीबॉडीज होते हैं। ऑटो एंटीबॉडी मीन्स खुद की अगेंस्ट में खुद की बॉडी ऑटो एंटीबॉडी बनाती है, तो उसको ऑटो एंटीबॉडी बोलते हैं, तो वो भी हमें चेक करना होता है। और एलो एंटीबॉडी होती है वो खुद के खिलाफ बनती है, मतलब इम्यूनो रिस्पॉन्स से डेवलप होती है। मान लो कि आपको कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, उससे एक्सपोजर हो गई, जैसे प्रेगनेंसी में बच्चे से एक्सपोजर हो गई, तो उसको एलो एंटीबॉडी बोलते हैं। एंड रूले फॉर्मेशन, रूले क्या है? अब कॉइन जैसा अपीयरेंस दिखता है, तो कभी कभी हमें लगता है कि ये एग्लूटिनेशन है, लेकिन उसमें फिर नॉर्मल सलाइन डालते हैं तो फिर वो फ्री सेल्स हो जाता है, तो वो एक बार चेक करना होता है कि रूले फॉर्मेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैंने बोला कि हमें सैंपल पे चेक करना है, पेशेंट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, देन उसका जो क्लिनिशियन का नाम है, ऑन साइन है, कितने बजे लिया है और टाइम क्या है। ऐसे सैंपल कुछ सीरीज में भी भेजते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। ऑलवेज ईडीटी एंड प्लेन सैंपल होना चाहिए, 3 ml ईडीटी है, 3 ml प्लेन, क्योंकि हमें ब्लड ग्रुपिंग भी करना है, क्रॉस मैचिंग भी करना है, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग भी करना है, और फर्दर 7 days तक हम प्रिजर्व करते हैं सैंपल, क्योंकि अगर उसको कुछ रिएक्शन आया तो हम फिर से क्रॉस चेक करेंगे। इवन 48 hours में दूसरे डिमांड आई तो हम उसी सैंपल से रन करेंगे, ठीक है। तो ऑलवेज ईडीटी एंड प्लेन में करना चाहिए। जो सेकंड सैंपल है वो हिमोलाइज है, हिमोलाइज सैंपल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। रात सुबह 9 बजे लिया और रात को 9 बजे आता तो सैंपल बाहर रहता है तो हिमोलाइज हो जाता है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसका रीडिंग भी रॉन्ग आएगा। तो वो नॉर्मल सैंपल ऐसा होता है, ठीक है। तो हमें प्रिपरेशन करना है ऐसे, मतलब सबसे पहले हमने सिलेक्ट कर लिया, उसमें ब्लड डोनर आईडी देख लिया, ब्लड ग्रुप देख लिया, एक्सपायरी देख लिया। डोनर जो हम बैग लेते हैं, जो स्टोरेज में हमारा इन्वेंट्री होता है, उसमें भी हमें बैग चेक करना होता है, क्योंकि उसमें भी हम वैसे तो हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है 2 to 8 डिग्री, लेकिन उसमें भी कभी कभी, क्योंकि अभी बाहर का ही टेम्परेचर इतना है 45-43, तो फिर हमें चेक करना होता है कि हिमोलाइज है, लीकेज है। तो वो बैग जब भी आप क्रॉस मैच रखो उससे पहले हिमोलिसिस है, लीकेज है या फिर डिस्कलरेशन है, वो चेक करना होता है। देन हम क्या करेंगे, जो सेगमेंट होगा उसको हम 2-3 सेगमेंट पहले से ही जब कलेक्शन करते हैं तब रखते हैं, तो उसमें से 1 या 2 सेगमेंट लेते हैं फॉर क्रॉस मैचिंग। तो क्रॉस मैचिंग प्रोसीजर कैसे करना है, मेजर एंड माइनर क्रॉस मैचिंग, तो उसमें 2 टेक्निक होती है, एक तो सलाइन फेज मेथड होती है और एएचजी फेज मेथड। 2 मेथड में करते हैं, मोस्टली एएचजी मेथड ही करते हैं। एएचजी मेथड मीन्स एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन मेथड, जिसमें अपन एएचजी यूज करते हैं, एंटी सीरा एएचजी एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन सीरम यूज करते हैं। सलाइन फेज में ओनली नॉर्मल सलाइन से पेशेंट का डोनर सेल सीरम सेंट्रीफ्यूज करके देख लेते हैं, तो 2 करते हैं।
लेकिन फर्दर मेथड भी आती हैं जो अदर टेक्निक, टेस्ट ट्यूब टेक्निक तो करते ही है, लेकिन अदर टेक्नोलॉजी अभी एडवांस है जिसमें कॉलम एग्लूटिनेशन टेक्नोलॉजी, सॉलिड फेट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, ये अलग अलग टेक्निक्स हैं, मशीन से होते हैं। जैसे टेस्ट ट्यूब मेथड हो गई, मेजर माइनर क्रॉस मैच वो टाइप है, वो दोनों करना है, लेकिन कौन कौन से मेथड से करना है? तो एक तो सलाइन फेज में, एएजी फेज में, लेकिन वो किस मेथड से करना है? तो एक तो टेस्ट ट्यूब मेथड होता है, एएजी मेथड होता है, सॉलिड फेज टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी। तो यह है इमीडिएट स्पिन टेक्निक। इमीडिएट स्पिन टेक्निक में हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में अगर करेंगे तो इट डिटेक्ट्स ओनली आईजीएम एंटीबॉडी। कितने टाइप की एंटीबॉडीज होती है? व्हाट इज एंटीजन, व्हाट इज एंटीबॉडी? एंटीजन क्या है? एम एंटीबॉडी डिटेक्ट होगी। जो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज है वो आईजीएम टाइप की है ब्लड में, और आईजीजी टाइप है। आईजीएम टाइप की है वो ओनली इमीडिएट स्पिन टेक्निक पे डिटेक्ट होगी। अगर हमें क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है वो आईजीजी टाइप है। आईजीएम रिएक्ट करती है 2 to 4 कितने टेम्परेचर पे रिएक्ट करती है आईजीएम एंटीबॉडी? 4 to 22 डिग्री टेम्परेचर। और आईजीजी वार्म है ना, वार्म टेम्परेचर 37 डिग्री पे, इसलिए आईजीएम को कोल्ड रिएक्टिंग एंटीबॉडी बोलते हैं एंड आईजीजी को वार्म रिएक्टिंग एंटीबॉडी बोलते हैं। तो आईजीएम इमीडिएट स्पिन टेक्निक से ओनली आईजीएम डिटेक्ट होगी, तो इसके लिए हमें इंक्यूबेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कोल्ड रिएक्टिंग एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, सेल डालेंगे, डोनर का सेल लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सस्पेंशन बनाएंगे, 5% सस्पेंशन बना के फिर उसमें हम पेशेंट का सीरम लेंगे और फिर उसको इमीडिएट स्पिन मतलब सेंट्रीफ्यूज करके हम उसको रिजल्ट देखेंगे। तो उसमें पता चलेगा कि एग्लूटिनेशन है तो इनकम्पेटिबल है। एग्लूटिनेशन मतलब क्लॉट हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी जब एक बी एंटीजन बी एंटीबॉडी डिटेक्ट होगा तो एग्लूटिनेशन करता है, तो इनकम्पेटिबल क्रॉस मैच बोलते हैं। अगर वो डिटेक्ट नहीं कर रहा, एग्लूटिनेशन नहीं आता है तो कंपेटिबल है। अगर कंपेटिबल ब्लड आ रहा है तो हम इश्यू कर सकते हैं, अगर इनकम्पेटिबल नहीं आ रहा है, इनकम्पेटिबल आ रहा है तो हम इश्यू नहीं कर सकते। देन एएचजी मेथड। एएचजी मेथड में हम एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन यूज करते हैं, तो वो एएचजी टेक्निक मेथड हो गई जिसमें हम इंक्यूबेशन करते हैं क्योंकि हमें आईजीजी एंटीबॉडी डिटेक्ट करती है, वार्म रिएक्टिंग एंटीबॉडी। ठीक है, तो उसमें हम पेशेंट का सीरम लेंगे, डोनर का सेल लेंगे, देन इंक्यूबेशन करेंगे फॉर 16 मिनट 37 डिग्री सेल्सियस पे, देन 3 सेल वॉश करके एएचजी 2 ड्रॉप्स ऑफ डाल के हम एग्लूटिनेशन चेक करेंगे। अगर एग्लूटिनेशन आता है तो फिर इनकम्पेटिबल है, कंपेटिबल। ओ वाइट टी शर्ट, इसको बुलाओ। कंपेटिबल आएगा तो क्या आएगा, एग्लूटिनेशन आएगा नहीं आएगा? तो कंपेटिबल है या नहीं है? पढ़ने आते हो तो पढ़ो ना, यहाँ पे टाइम पास करने आते हो? जरा सा भी ऐसा आपको ऐसे शर्म नहीं आती? आप पढ़ने आते हो तो पढ़ते नहीं हो? जरा सा भी खुद को नहीं होता मम्मी पापा पैसा खर्चा करते हैं? जरा सा भी एहसास नहीं आप लोगों को? कितनी फीस भरते आप लोग, फिर भी थोड़ा सा भी ऐसा नहीं है? तो टेस्ट ट्यूब मेथड है। टेस्ट ट्यूब मेथड में ये टेस्ट ट्यूब मेथड में जो रिजल्ट दिखाई देता है, तो अगर एग्लूटिनेशन आता है तो कैसा रिजल्ट आता है? जो सबसे पहले सॉलिड बटन, मतलब इतना बड़ा एग्लूटिनेशन दिखेगा। अगर हम ऐसे करेंगे तो बहुत बड़ा एग्लूटिनेशन, 2-3 बहुत बड़ा एग्लूटिनेशन दिखेगा, पता चल जाएगा कि इनकम्पेटिबल ब्लड है। अगर 3 to 4 क्लम्स आते हैं, क्लम्स मीन्स एग्लूटिनेशन, 2-3 क्लम्स आते हैं, देन वो भी इनकम्पेटिबल, लेकिन उसको +3 ग्रेडिंग दिया हुआ है। देन 2 to 3 क्लम्स आते हैं तो वो +2 ग्रेडिंग है, लेकिन वो इनकम्पेटिबल है। देन माइनर क्लम्स होंगे, एकदम 2-3 क्लम्स ऐसे क्लम्स हो गए, रूले फॉर्मेशन नहीं है तो +1, तो उसको हम +1 ग्रेडिंग देंगे। एंड अगर कुछ भी नहीं है, फ्री सेल्स है, तो वो कंपेटिबल है, नेगेटिव है। ठीक है, तो फ्री सेल नेगेटिव कंपेटिबल ब्लड है तो हम इश्यू कर सकते हैं। और अगर +1 भी है या +4 भी है तो हमें इनकम्पेटिबल है तो हमें पेशेंट को इश्यू नहीं करना है। तो क्रॉस मैचिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कंपेटिबल ब्लड आता है या नहीं आता। अगर कंपेटिबल ब्लड है, एग्लूटिनेशन नहीं है, रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो वी कैन इश्यू टू द पेशेंट, पेशेंट सेफ्टी के लिए है। अगर कंपेटिबल इनकम्पेटिबल आता है कुछ भी +1 +2 +3, तो वो पेशेंट के लिए सेफ नहीं है, हमें नहीं देना है। अगर कुछ केसेस में हमें इतने सारे क्रॉस मैच करने के बाद भी हमें ब्लड नहीं मिल रहा है, तो अगर क्लिनिशियन कंसेंट देता है कि पेशेंट को इमरजेंसी डाई इमरजेंसी पेशेंट मर जाएगा, उसको ब्लड नहीं मिलेगा, तो ही क्लिनिशियन कंसेंट हम इश्यू करते हैं +1 या +2 पे।
ये कॉलम एग्लूटिनेशन टेक्नोलॉजी है, जेल एडवांस जेल टेक्नोलॉजी, जिसमें रीडिंग इस तरह से आता है। अगर जो +4 है, जो ऊपर वाला है +4 है, नीचे जो एकदम थोड़ा नीचे जाता है +3 है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है +2 है, ऊपर नीचे से ऊपर जाता है +1, एकदम नेगेटिव नीचे तक। टॉप पे होता है तो +4, मतलब एग्लूटिनेशन है तो इनकम्पेटिबल है, एकदम नीचे नेगेटिव है तो कंपेटिबल है, तो भी इश्यू कर सकते हैं। तो ये जेल कार्ड के रीडिंग्स हैं। ये माइक्रोप्लेट टेक्निक है जिसमें हम क्रॉस मैच रखते हैं, जो डॉट है वो नेगेटिव है, जो ऐसे जा रहा है वो पॉजिटिव है। तो समझ आ गया ना, इमीडिएट स्पिन फेज टेक्निक है, एएचजी मेथड फेज टेक्निक है। तो इमीडिएट स्पिन फेज में क्या होता है, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी पता चलेगी, और जो एएचजी फेज है जिसमें आईजीएम बोला था, और एएचजी फेज है जिसमें 37 डिग्री पे होता है, वार्म रिएक्टिंग एंटीबॉडी होती है, जिसमें आरएच, डफी, कैल, कीड, अदर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एंटीबॉडी इसमें डिटेक्शन होता है। तो हमें एक पॉइंट्स याद रखने हैं, जिसमें हम याद रखेंगे कि हमें रेसिपिएंट एंड डोनर का सेल का जो हमने क्रॉस मैचिंग रखा है उसको हमें 1 वीक तक प्रिजर्व करना है। देन फ्रेश सैंपल ऑफ द पेशेंट, अगर मान लो सेम पेशेंट का हमें 48 आवर्स बाद सैंपल, उसको ब्लड रिक्वेस्ट आती है तो हमें 48 आवर्स के बाद दूसरा सैंपल मंगवाना है। हम वही पेशेंट का सैंपल यूज़ नहीं करेंगे, भाई हमारे पास हो वो सैंपल, लेकिन 48 आवर्स के बाद हमें उसका सैंपल, क्योंकि क्या होता है कि 48 आवर्स में उसके साथ क्या हुआ हमें नहीं पता, उसको ब्लड चढ़ाया, 2 चढ़ाया, 3 चढ़ाया, बाहर से मंगवा के चढ़ाया, उसको क्या ब्लड चढ़ाया, कौन सा ड्रग चढ़ा, हमें पता नहीं है। तो 48 आवर्स के बाद ऑलवेज हमें सैंपल रिपीट करना है, अगर उसकी सेकंड रिक्वेस्ट आती है, थर्ड रिक्वेस्ट आती है। देन डू नॉट विड्रॉ सैंपल फ्रॉम द आईवी लाइन, अगर उस पेशेंट को कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आता है तो हम वर्कअप के लिए ब्लड बैंक में कुछ सैंपल्स मंगवाते हैं, तो उसमें अगर जिस पैक से वो चढ़ रहा है, ब्लड चढ़ रहा है, तो उसी सेम से हमें ब्लड नहीं चाहिए, दूसरे वेन से लो, दूसरे हाथ से लो, कहीं से भी सैंपल लो, लेकिन जहाँ से ब्लड चढ़ा है वहाँ से हमें सैंपल नहीं लेना है, क्योंकि उसमें रॉन्ग रीडिंग आते हैं अगर फर्दर वर्कअप करते हैं तो। एंड नेक्स्ट इज अ डॉक्यूमेंटेशन। आपने कोई काम कर लिया, लेकिन वो पता कैसे चलेगा कि काम किया है? गवर्नमेंट में सबसे पहले होता है कि भैया कुछ करा तो दिखाना पड़ता है, तो ऑलवेज डॉक्यूमेंटेशन इज मैंडेटरी। जो भी काम किया है वो लिखो, अगर वो लिखा नहीं है तो काम किया नहीं है। पेपर में लिखते हो तो मार्क्स मिलते हैं, चाहे आपको कितना भी नॉलेज हो। अगर आपका पेपर ब्लैंक है, कुछ नहीं लिखा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सेम ऑवरी मतलब ऐसे होता है, अगर NABH है, कुछ भी आपको स्टैंडर्डाइज करना है, आपको लाइसेंस चाहिए, तो ऑलवेज डॉक्यूमेंटेशन इज मैंडेटरी। तो ऑल रिकॉर्ड टू बी इनिशिएटेड बाय द टेक्नीशियन परफॉर्मिंग टेस्ट, जो भी परफॉर्म करता है वो ऑलवेज मेंशन करेगा। एंड रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन ऑलवेज फॉर 5 years अकॉर्डिंग टू FDA। जो ब्लड बैंक का लाइसेंस देते हैं वो FDA देता है, तो 5 years के लिए हमें ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करने होते हैं। NABH होता है, NABH का फुल फॉर्म पता है? NABH का फुल फॉर्म ये हॉस्पिटल NABH है कि नहीं है? नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल है, NABH एक्रेडिटेड है, तो उसमें ऑलवेज हमें 3 years तक ऑल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, चाहे हॉस्पिटल वार्ड के हो या ब्लड बैंक के हो या फिर लैब के हो, जो भी हो, हमें 3 years तक ऑल डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होते हैं। और अगर अकॉर्डिंग टू FDA हमें 5 years तक मेंटेन करना होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन इज ऑलवेज मैंडेटरी। तो ये क्रॉस मैच रिकॉर्ड है जिसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं, उसमें पेशेंट का, डोनर का, ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग, जो सीरियल नंबर आता है, डोनर का यूनिट आता है, ब्लड ग्रुप कौन सा है, कितना वॉल्यूम दिया, क्या उसकी एक्सपायरी है, कलेक्शन डेट क्या है, क्रॉस मैच AG क्रॉस मैच है, सलाइन क्रॉस मैच है, कंपेटिबल है, किसने किया, और लास्ट में साइन ऑफ मेडिकल ऑफिसर। अब ये तो हो गया PRBC का। अब आता है प्लेटलेट एंड प्लाज्मा। तो कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्लेटलेट एंड प्लाज्मा। FFP के लिए हमें क्रॉस मैच करने की जरूरत नहीं है, ओनली ABO कंपेटिबल इज रिक्वायर्ड। मतलब B पॉजिटिव है, अगर हम B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का FFP दे देंगे तो चलेगा। प्लाज्मा में, प्लेटलेट में RH कंपेटिबिलिटी देखी नहीं जाती, PRBC में ओनली देखी जाती है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखा जाता है, क्योंकि उसमें RH सिस्टम होता है। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती है, उसमें RH सिस्टम नहीं होता है। तो प्लेटलेट एंड प्लाज्मा में अक्रॉस द ग्रुप दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि ABO कंपेटिबल दें,
लेकिन आरएच सिस्टम की ज़रूरत नहीं है प्लाज्मा एंड प्लेटलेट में। अगर किसी को डेंगू हुआ है तो हमारे पास ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का प्लेटलेट नहीं है तो ओ नेगेटिव भी दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, प्लेटलेट में देखने की ज़रूरत नहीं है। तो नो नीड फॉर कंपेटेबिलिटी ए बी और एच मैचिंग फॉर प्लेटलेट एंड क्रायो। क्रायो में क्या होता है, क्रायो किस में देते हैं, क्रायो प्रेसिपिटेट हीमोफीलिया पेशेंट में देते हैं। हीमोफीलिया कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, है ना। सबके अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं, सबका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो वो क्रायो जिसमें जाता है वो हीमोफीलिया ब्लीडिंग के पेशेंट में जाता है, तो उसमें हमें ब्लड कंपोनेंट ब्लड ग्रुप की जरूरत नहीं, कोई भी उसको दे दो जिसको भी जरूरत है, जितने भी क्रायो देना है उसमें हमें ब्लड ग्रुप जरूरत नहीं है। बी पॉजिटिव है तो ऐसा नहीं कि बी पॉजिटिव का ही क्रायो चढ़ेगा, कोई भी क्रायो चढ़ेगा। क्रायो में क्या होता है, फैक्टर 8 होता है, उसमें फैक्टर होता है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर है ना, उसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है ओनली फैक्टर 8 फाइब्रिनोजन, तो उसमें हमें ब्लड ग्रुप की जरूरत नहीं है, ना ओवी होता है ना आरएच होता है। नियोनेट में ओनली एक्सेप्शन है, क्योंकि नियोनेट में हमें उसमें एंटीबॉडी इतना डेवलप नहीं होता तो कंफर्म ब्लड ग्रुप नहीं होता, और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में मोस्टली हम मैच एबी और आरएच कंपेटेबल ब्लड देते हैं। और प्लेटलेट में एसडीपी होता है, आरडीपी होता है, तो उसमें अगर मान लो कि रेड सेल कॉन्टेमिनेशन ज़्यादा है तो फिर हम क्रॉस मैच करके देंगे, क्योंकि उसमें आरबीसी आ गए, जब कंपोनेंट सेपरेशन करते हैं और उसमें आरबीसी आ गया तो एंड वी नीड टू डू क्रॉस मैच। कभी कभी टेक्निकल एरर भी आते हैं, तो मोस्टली रीजन होता है एक तो एक्सपायर्ड कॉन्टामिनेटेड रिएजेंट होता है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, इनप्रॉपर सेल कंसंट्रेशन होता है। जब भी हम क्रॉस मैच ब्लड ग्रुपिंग करते हैं तो सेल सीरम रेशियो होता है, तो सेल सीरम होता है 1:2, सीरम 2 ड्रॉप यूज करते हैं, सेल 1 यूज करते हैं। लेबलिंग एरर, कभी लेबल गलत हो गया, कोई पेशेंट का किस में चला गया, वर्कलोड हो गया, तो इम्प्रॉपर वॉशिंग ऑफ रेड सेल्स, जब हम वॉशिंग करते हैं तो इम्प्रॉपर हो गया। इक्विपमेंट इम्प्रॉपर सेंट्रिफिकेशन हो गया, ग्लासवेयर हमने डर्टी यूज़ कर लिए, वॉशिंग नहीं हुआ। एंड रीडिंग एंड अकॉर्डिंग रीडिंग स्ट्रेंथ, मतलब कोई भी कभी कभी हमें पता चाहिए +4 लग रहा है, किसी को +3 लग रहा है, कभी कभी हिमोलिसिस हो गया था, पता नहीं था, मिक्स फील्ड रिएक्शन आता है, कभी पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे जेल कार्ड में पता चलता है पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव, तो उसको मिक्स फील्ड रिएक्शन बोलते हैं। ऑटो एग्लूटिनेशन हो तो मिस कर जाते हैं कभी कभी। कभी कभी स्पेशल सर्कमस्टेंस होती है, कभी किसी को लिख के दे देते हैं कि अर्जेंट है, इमीडिएट है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लिनिकल अर्जेंसी होती है जिसमें इमीडिएट होती है, मिनट्स में होते हैं, विथिन आवर होती है। अब इमीडिएट है, मान लो कि पेशेंट ट्रोमा में है, अभी एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे आए हैं, मतलब बहुत ही ब्लीडिंग हुआ है, तो उसको इमीडिएट ब्लड चाहिए, विथिन अ मिनट भी नहीं, विथिन अ सेकेंड, तो हम ओ नेगेटिव दे देंगे, ना सोचेंगे ना समझेंगे, क्लिनिशियन ने कंसेंट दे दिया कि ये गिरा है उसको ब्लड चाहिए। या फिर ओटी में है, कोई नर्व इंजरी हो गई, कोई आर्टरी टूट गई और उसको अभी भी मतलब किसी भी हालत में ब्लड चाहिए, तो विथिन हमें कुछ सोचना नहीं है, ओ नेगेटिव उठा के उसको दे देना है, बस ओ नेगेटिव है ना, क्योंकि हम तो पहले ही जब ब्लड कलेक्ट करते हैं तो ब्लड ग्रुपिंग एंड एंटीबॉडी स्क्रीनिंग एंड टीटीआई टेस्टिंग कर लेते हैं, तो बस ओ नेगेटिव उसको उठा के दे देना है और कुछ सोचना है, बस वी नीड ओनली क्लिनिशियन कंसेंट। ओके, देन मिनट्स में अगर मान लो कि कोई पेशेंट आया है लेकिन उसके पास है कि हाँ 15 मिनट अगर आता है, उसके पास टाइम है कि हाँ अभी जब तक प्रोसेस हो रहा है तब तक आप ब्लड इश्यू कर दो, तो ओनली एबीओ आरएच करेंगे। मान लो कि उसका ओ पॉजिटिव आता है तो ओ पॉजिटिव इश्यू कर दो, हम क्रॉस मैच नहीं करते, क्योंकि क्रॉस मैच एंड ब्लड ग्रुपिंग करते करते 1 आवर to 1.5 आवर लग जाता है। तो अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो ओनली हम ब्लड ग्रुपिंग मैच ब्लड ग्रुप देंगे, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, जो भी उसका ब्लड ग्रुप आता है उसका करेंगे और दे देंगे, क्रॉस मैच नहीं करेंगे। विथिन आवर मान लो जो रूटीन प्रैक्टिस में आता है कि हाँ उसको अनीमिया, उसको ब्लड चढ़ाना है, या फिर कीप रेडी होता है कल उसका सर्जरी, उसको ब्लड चढ़ाना है, तो हम क्रॉस मैच भी करेंगे एंड ब्लड ग्रुपिंग भी करेंगे, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग सब करके देंगे। एंड इफ यूनिट आर इश्यू विथाउट क्रॉस मैच, टेकन रिटर्न कंसेंट ऑफ द फिजिशियन इज मैंडेटरी, हमें चाहिए ही चाहिए। मान लो कि आज चढ़ा दिया, उसने बोला कि वो नेगेटिव दे दो, हमने दे दिया, कल बोलेगा किसने बोला था, तो इसलिए रिकॉर्ड में हमेशा होना चाहिए कि क्लिनिशियन ने बोला था कि उसको ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए, उसका अर्जेंसी था। ठीक है, थैंक यू।